हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ खौफनाक कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको अपनी कहानी मुझ तक पहुँचानी हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेरे फ़ोन नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर बेझिझक मैसेज करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी स्टोरी को जल्द से जल्द सुना पाऊँ। अब बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हम अपनी कहानियों की ओर। दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी हमें भेजी है जीना जी ने। आइए आगे की कहानी को बिल्कुल वैसे ही जानते हैं जैसे कि उन्होंने मुझे भेजी है। मेरा नाम जीना है और मैं उड़ीसा के रूरकेला की रहने वाली हूँ। हमारा घर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये घटना जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी नानी और मम्मी जी की है, और ये घटना उस समय की है जब मेरी मम्मी की उम्र 10 साल की थी और मेरे छोटे मामा जी की लगभग 7 साल की। दरअसल बात ये थी, उस समय तक हमारे घर में वॉशरूम नहीं बना था, इसीलिए सभी लोग खेतों में जाते थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय तो लगभग सभी जगह पर ऐसा ही हुआ करता था। तो बात ये थी, एक दिन रात के समय मेरी मॉम की आँख खुली और उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसीलिए उन्होंने पास ही में सोई मेरी नानी जी को उठा दिया और उन्हें बताया कि उन्हें जाना है। मेरी नानी और वो कुछ ही दूरी पर एक खेत के पास चले गए। नानी मम्मी से थोड़ी दूर पर ही खड़ी हो गई। उस समय रात के लगभग 2 या 3 बजे होंगे मेरी नानी के हिसाब से। खेत से थोड़ी दूरी पर कुछ घर भी दिख रहे थे, इसीलिए ऐसी कोई डरने वाली बात भी नहीं थी। इसी बीच जब मेरी नानी वहाँ पर खड़ी हुई थी तो एकदम से एक आवाज़ उन्हें और मेरी मॉम दोनों को सुनाई देती है। आवाज़ थी किसी की कुएं में से पानी निकालने की। अब मेरी नानी जी को लगता है कि क्योंकि पास ही वाले घर में कुछ ही दिनों पहले नई नई शादी हुई है, तो हो सकता है कि नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह उठकर जल्दी नहाने के लिए पानी निकाल रही हो। इसीलिए उन्होंने ये बात फ़ौरन मॉम से कह दी कि तुम डरना मत, नई दुल्हन शायद नहा रही होगी। ऐसे बोलते ही जो पानी निकालने की आवाज़ आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई, और एक झटके में मेरी मॉम के पीछे एक साया आके खड़ा हो गया। और ये साया मेरी नानी जी को साफ साफ दिख रहा था, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं। ऐसा देखते के साथ ही मेरी नानी एकदम जोर से चिल्लाई, कौन मेरी बच्ची के सामने आ गया। तब मॉम को भी बहुत ज़ोर से डर लगा और वो एकदम से वहाँ से उठी और जल्दी से घर की साइड जाने लगी। जल्दी से ये लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद अब जब मेरी मॉम सोने की कोशिश करती तो उन्हें बार बार ऐसा लगता कि उनके सर के पास कोई बैठा हुआ है। इसी कारण उनकी नींद बार बार खुल जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब भी वो अपनी आँख खोल के इधर उधर देखती तो उन्हें आसपास कोई भी ना दिखता। ऐसे होते होते फिर भी मम्मी सो ही गई। जब सुबह हुई तो मेरी मम्मी देखती हैं कि मेरी नानी सर को तकिए में रखकर झुक कर बैठी हुई हैं। मेरी मम्मी और मामू दोनों बार बार उन्हें पुकारते हैं, माँ क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो तुम। लेकिन नानी इस पर कोई जवाब नहीं देती हैं। मोम और मामू दोनों बार बार उन्हें पुकार रहे थे। इसी से परेशान होकर जो जवाब मेरी नानी ने दिया उसे सुनकर उन दोनों को बहुत डर लगा। मेरी नानी ने एकदम अजीब सी आवाज़ में कहा, तुम्हारी माँ नहीं हूं मैं, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। एकदम से फिर नानी बार बार यही लाइन बोलती रही और एकदम से रोना शुरू कर दिया। अब मेरी मॉम को काफ़ी डर लगने लगा। मॉम मामू का हाथ पकड़ी और दोनों ही घर से बाहर निकले और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब पड़ोस में ही रहने वाली एक काकी उधर से ही निकल रही थी, तो एकदम से उन्होंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उनके पास आके उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बच्चों, क्यों रो रहे हो इतनी सुबह सुबह। मम्मी ने पूरी बात उन लोगों को बता दी और देखते ही देखते ये वाली बात पूरे गांव में ही फैल गई थी
और गांव के बहुत लोग एक साथ उनके इस घर के आगे आ गए थे, जिससे कि वहां पर काफ़ी भीड़ लग गई थी। तो उस समय हमारे गांव में एक तेल बेचने वाला आया करता था। वो बंदा हर दूसरे दिन वहां पर आता था। अब उस भारी सी भीड़ को देखकर उसने भी लोगों से पूछा कि आखिर क्या बात है। तब उसे सारा मैटर समझ में आ गया। सभी लोग जानते थे गांव में कि वो तेल बेचने एक छोटा तांत्रिक भी है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, इस परेशानी का हल तो शायद उसे पता था। वो नानी के पास गया तो नानी एकदम से गुस्सा हो गई और बोली, चल आजा, किसी को परेशान नहीं कर रही हूं ना मैं, क्यों परेशान कर रहा है, रात में चली जाऊंगी। ऐसी बात सुनकर सब एकदम हक्के बक्के रह गए। तब तेल बेचने वाला पूछता है, तू है कौन, क्यों आई है तू उस पर? इस पर मेरी नानी कहती हैं, मैं खड़ी थी तो भाभी को देखी और चली आई। ठीक से जवाब ना देने पर वो तेल वाला फिर से उससे पूछता है, तू ये बता कि तू है कौन? तो मेरी नानी कहती हैं, मैं पड़ोस की बेटी संती हूँ। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि संती नाम की जो लड़की थी, इसने कुछ महीने पहले ही आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। इसके बाद वो तेल बेचने वाला उससे कहता है, तुम अभी चली जाओ, क्योंकि इस सब से बच्चे डर रहे हैं, इसलिए तुम अभी चले जाओ। लेकिन इस पर संटी ने मना कर दिया और उसने कहा, मैं रात में ही जाऊंगी। तब तेल बेचने वाले ने मेरे नाना जी को अपने पास बुलाया और कुछ लाने के लिए कहा। फिर नाना जी वो चीज़ ले आए और उन्हें दे दिए। वो कुछ नमक और पत्ते लाने के लिए कहे थे। तेल बेचने वाले ने नमक और पत्ते को एक साथ करके कुछ मंत्र पढ़े, जिससे मेरी नानी दौड़कर वहां गई जहां रात को खड़ी हुई थी, और वहां पर जाते के साथ ही 2 बार गोल गोल घूमकर वो गिर गई और फिर बेहोश हो गई। इसके बाद मेरे नाना जी वहां उनके पास गए और उन्हें उठाकर वहां से घर ले आए। नानी को होश आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उन्हें होश आया तब तक सब कुछ ठीक हो गया था। ये घटना नानी जी को आज भी डरा देती है। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। मम्मी जल्दी चलो, आज हमें दादी के घर जाना है। रुक जा बेटा रघु, थोड़ा ठहर जा, कितनी जल्दी कर रहा है? पहले तो इतना उतावला नहीं होता था, अब क्या बात है? माँ ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे मम्मी तुम्हें नहीं पता, दादी ने पिछली बार कहा था अब हमें डरावनी कहानी सुनाएंगी वो। ये बात मैंने माँ को बताई। अच्छा तो फिर चल, पर पहले ताबीज़ पहन ले। मैं बहुत खुश हुआ। इस बार का सफ़र काफ़ी रोमांचक लग रहा था, पर शायद मैं नहीं जानता था कि ये सफ़र मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा। इस बार वो वादियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी, मानो मुझसे कुछ कह रही हो, जैसे एक अलग सा अनुभव देने वाली हो मुझे, और मेरे मन का वो पहलू पूरी तरीके से बदल देंगी जिस पर मैं कभी यकीन नहीं करता था, और वो पहलू था डर का। मम्मी पता है, मैंने टीवी में देखा भूत बहुत डरावने होते हैं, पर मैं उनसे नहीं डरता। अगर कोई जिन्न या खबीस मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके पीछे बहुत लकड़ियाँ मारूंगा और उसकी हवा टाइट कर दूंगा। मैं पूरे रास्ते मम्मी को ये बातें बताए जा रहा था। क्यों रे, तो डर नहीं लगता भूतों से? मम्मी ने मेरा मन लेने के लिए पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता उनसे डर, मैंने एकदम हंसते हुए जवाब दिया। कुछ ही देर में हम पहुंच गए थे मेरी दादी के घर प्रतापपुर में। मैं जल्दी से जाकर अपनी दादी के गले लग गया। अरे बड़ी देर बाद तुझे मेरी याद आई अपनी बुढ़िया दादी की, इतना बड़ा हो गया तो। दादी ने प्यार झलकाते हुए कहा। हाँ दादी, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल चंगी हूँ, दादी ने मुझे गोद में बिठाते हुए कहा। हमने पूरे दिन की थकान मिटाई और काफ़ी सारा खाना खाया। सभी लोग एक दूसरे से मिलने में लगे थे, पर मुझे इंतज़ार था रात होने का। रात हुई और लगभग 11 बजे। चलो ना दादी, कहानी सुनाओ ना। मैं
मेरी बहन और मेरे चचेरे भाई सब दादी के पीछे पीछे कहने लगे, हाँ बाबा रुको रुको, बैठने तो दो उस बुढ़िया को। दादी ने एकदम मुस्कुराते हुए कहा। पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर दादी बैठ गई और हम सभी बच्चे और गांव के कई लोग सब साथ में चबूतरे के नीचे बैठ गए और फिर शुरू हुआ कहानियों का कारवां। चलो आज मैं सुनाती हूँ एक सच्ची घटना। ये मेरे दादा ने मुझे बताई थी और वो भी इसी गांव के थे। बहुत सालों पहले की बात है। वो बताते थे उनके घर के निचले हिस्से में एक रामू नाम का किराएदार रहता था। उसका अपना कोई भी नहीं था, बहुत बूढ़ा भी हो गया था। इसी कारण से उसे कई सारी बीमारियां हो गई। एक दिन समय आया तो वो मर गया। मेरे दादा ने ही उसका अंतिम संस्कार करवाया और उसे आग लगा दी। रामू के मरने के बाद नीचे वाला कमरा खाली हो गया। हमने सोचा चलो खाली कमरा है, भूसा भर देते हैं। अगले ही दिन हमने वो कमरा खोला तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। थोड़ी सी तलाशी करी तो देखा वहाँ एक काली बिल्ली मरी हुई पड़ी थी और उसकी गर्दन गायब थी। दादाजी थोड़ा डर गए, लेकिन ध्यान न देते हुए उन्होंने उस बिल्ली को उठाया और बाहर ले जाकर दफना दिया। रात में जब वो सोए तो रामू उनकी खटिया के पास आकर खड़ा हो गया। ये बात दादाजी बताते थे। वो इस बात से काफ़ी डर गए थे, लेकिन फिर उन्हें अपनी माँ की बताई हुई बात याद आती है कि यदि कोई भी भूत या कोई भी रूह सामने आए तो डरना मत, क्योंकि आत्माएं डरे हुए पर ही वार करती हैं। तुम यहाँ पे क्यों आए वापस? मेरे दादा ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा। अरे प्रवास, मैं हूँ रामू। पर तुम तो मर चुके हो ना, तुम यहाँ क्यों आए फिर? मेरे दादा ने अपना डर छुपाते हुए कहा। तूने मुझे जलाया था ना, खाना तो दिया नहीं। तो क्या? अरे बेटा डर मत, मैं तो तुझसे बस यही बोलने आया था कि कल गांव के बाहर वाले खंडर में मेरा खाना रख देना। रामू ने कहा। हाँ ठीक है, मैं रख दूंगा, दादा ने चैन की सांस लेते हुए कहा। अगले दिन जब सुबह हुई तो दादाजी अपने खेत पर गए। उन्हें पूरा दिन वहीं लग गया और शाम को वो घर आ गए, लेकिन वो रामू को खाना देने वाली बात भूल गए थे। घर आकर उन्हें याद भी आया, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं था। रात में एक बार फिर से वो सो गए और तभी उन्हें फिर से महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास है। आंखें खोली तो सामने रामू एक बार फिर से खड़ा था और फिर से उन्हें उठाकर वो कहने लगता है, क्यों रे प्रवास, तू आज भी नहीं आया? मैंने तो तेरे लिए कुछ खास रखा है रे। हाँ कल आऊँगा, अभी तुम जाओ, दादा ने उसे टरकाते हुए कहा। अगले दिन दादाजी फिर से भूल गए और कुछ दिन तक रामू लगातार आता रहा और दादाजी इसी तरह भूलते गए, या यूं कहें भूलने का नाटक करते रहे। एक दिन मेरे दादाजी ने फिर भी सोच ही लिया आज जाना चाहिए। इसीलिए दोपहर के समय में वो थाली सजाकर वहाँ चले गए और वहाँ खड़े होकर रामू रामू आवाज़ लगाने लगे, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद वहाँ पर कोई नहीं है और इसीलिए वो वापस आ गए। उसी रात को रामू एक बार फिर से उनके सामने आया और उनसे कहा, प्रवास आज भी तू नहीं आया? मैं वहाँ पर आया था पर सामने कोई नहीं आया तो मैं घर आ गया, दादा ने मासूमियत से कहा। अच्छा तू कल शाम को आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूँगा, रामू ने कहा। अगले दिन दादाजी फिर से गए और चिल्लाने लगे, रामू कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ, अंदर आ मेरे पास, दे दे मुझे खाना। खंडर के अंदर से रामू ने आवाज़ दी। अंदर जाना ठीक नहीं, एक काम करता हूँ, यहीं से पूड़ियाँ फेंक देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, दादा ने सोचा और एक पूड़ी अंदर फेंक दी। तभी अंदर से
ज़मीन पर नाखूनों के खुरचने की आवाज़ आ गई। तुम कहाँ हो रामू? इस बार दादाजी डर गए। अरे तू अंदर आ जा। यहीं हूँ मैं, रामू ने फिर कहा। दादाजी ने एक बार फिर से एक पूरी फेंकी और फिर से वही आवाज़। अब दादाजी का डर बढ़ने लगा था। वो नाखून के खुरचने की आवाज़ ऐसी थी मानो कोई किसी को पूरा नोचना चाहता हो। उन्होंने सोचा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, और वो थाली छोड़कर वहीं भाग गए। पसीने से तरबतर दादाजी को देखकर दादी ने पूछा, क्या हुआ जी? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कोई भूत देख लिया हो। और दादी जी ऐसा कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लेकिन वो तो इस बात से अनजान थी कि दादाजी वाकई में भूत देखकर ही आ रहे थे। दादा उनको नज़रअंदाज करते हुए कमरे में चले गए। रात में फिर से उन्हें अपनी पीठ पर किसी की छुअन महसूस हुई। पीछे मुड़े तो पीछे था रामू। क्यों रे, अंदर क्यों नहीं आया? परंतु इस बार उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान और आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मेरे दादाजी ने उसे बहुत सी गालियां दी और फौरन भाग जाने को कहा। गाली क्यों दी दादी? वो तो गंदी बात है ना। हाँ, गलत है, पर कहते हैं यदि किसी इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा को गाली देते हैं तो वो डरती है और भाग जाती है, दादी ने समझाया। गाली देते के साथ ही रामू भाग गया। अगले दिन दादा एक गुनिया के पास गए और उसे पिछली रात का किस्सा बता दिया। गुनिया ने कुछ मंत्र पढ़े और बताया, तुमने उसको आग दी थी ना, इसीलिए वो तुमको जलाने और अपना बदला लेने आया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम अंदर नहीं गए, वरना उसका शिकार तुम बन ही जाते। फिर दादा को गुनिया ने एक ताबीज़ दिया और बोला, हमेशा इसे अपने साथ रखना। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या? इसके बाद दादा को रामू कभी नहीं दिखा। दादी ने हंसते हुए कहा, चलो बहुत रात हो गई है, अब बाकी की कहानियाँ कल सुनाऊंगी। दादी उठी और अपनी खटिया की ओर चल दी। हम सब भी अपने अपने कमरों की ओर हो लिए। तभी एकदम से मुझे आवाज़ आई कि मेरी दादी, मेरी मम्मी और मासी कुछ बात कर रहे थे। दादी की आवाज़ थी, मैंने कहा था ना, मैंने फरीदा के घर किसी को जाते हुए देखा है, पर तुम लोग तो मेरा यकीन करते ही नहीं हो। अम्मा, आपको गलतफहमी हुई होगी, मम्मी ने दादी को समझाते हुए कहा। अरे नहीं बाबा, मैंने कई बार अलग अलग सफ़ेद सायों को उसके घर की ओर जाते हुए देखा है। ठीक है, होगा कोई इसके घर आया होगा। कैसे ठीक है बेटा, रात को 1 बजे कौन आता है? और तो और पिछली बार तो मैंने नंदू के मरे हुए बाप को भी वहीं जाते हुए देखा था। माँ छोड़ इन बातों को, चलो सोना भी है, बहुत थक गए हैं ना, माँ ने मौसी को आंख मारते हुए कहा। इतने में ही मैं भी वहीं चला जाता हूँ और बोलता हूँ, ये मम्मी और दादी किस बारे में बात कर रही हैं? चुन्नू चल, सोना नहीं है क्या तुझे? दीदी ने पीछे से आवाज़ दी। दीदी तुम मुझे चुन्नू मत कहा करो, मैंने एकदम झिटकारते हुए कहा, और हम सब सोने चले गए। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मैं स्तब्ध रह गया। दरअसल मेरी दादी मर चुकी थी। सभी लोग रो रहे थे। चारों ओर सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो औरत जिसे ना कोई बीमारी थी ना कोई चिंता, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? अभी तो उनकी उम्र भी नहीं थी ज़्यादा, सिर्फ 70 वर्ष की थी वो। ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। रघु, ए रघु, दादी के आखिरी दर्शन कर ले, आजा, माँ ने मुझे पीछे से पुकारा। हाँ माँ। मैं स्तब्ध खड़ा था। मैं दादी के बहुत करीब था। उनकी ये दशा मैं सोच भी नहीं पा रहा था। बस दादी के शव के पास बैठकर उन्हें देखे जा रहा था कि मुझे लगा जैसे दादी ने अपनी आंख मेरी ओर कर ली हो। मैं उन्हें देखे जा रहा था और मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ देर बाद दादी को शमशान घाट ले जाया गया। मैं भी अपने पापा के साथ वहाँ गया और दादी का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ समय बाद हम सब घर लौट आए। अभी भी घर पे सब लोग रो ही रहे थे।
बेटा रघु, जा अपनी दीदी के साथ फरीदा के यहाँ पर, माँ ने एक टिफ़िन पैक करते हुए कहा। फरीदा हमारे गांव की सबसे बूढ़ी और गरीब महिला थी। जब भी किसी के यहाँ कोई मरता था तो उस परिवार से 3 दिनों तक फरीदा को खाना भेजा जाता था, जिसमें जिस इंसान की मृत्यु हुई है उसकी पसंद की चीज़ें होती थी। माँ, पर मैं उनके यहाँ नहीं जाना चाहता, किसी और को भेज दो प्लीज़, मैंने माँ को नकारते हुए कहा। भेज देती बेटा, पर तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं ना। तेरी मौसी, चाची और मुझे घर की सफाई करनी है। तेरे पापा चाचा बाहर चले गए, अब तेरे अलावा मैं किसे भेजूं? वैसे भी तेरी दीदी तो है ना, फिर क्यों डरता है? अच्छा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, मैंने मन मारते हुए कहा। मैं और दीदी फरीदा के यहाँ पहुँच गए। वो घर उतना ही डरावना था जैसे अब से 5 साल पहले, जब मेरे दादाजी ख़त्म हुए थे और मैं उस टाइम पर भी यहाँ पर खाना देने आया था। चारों ओर मकड़ी के जाले। फरीदा तब भी आज की ही तरह अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं बदली थी। पिछली बार की तरह ही उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या नाम है लाश का? वो सबसे ठीक ऐसे ही पूछती थी। हमने डरी हुई आवाज़ में कहा, लक्ष्मी। मेरी दादी का नाम था ये। उसने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी एल्युमिनियम की प्लेट निकाली और हमसे खाना डालने का इशारा किया उसमें। हमने प्लेट में खाना उलट दिया। ओह, बहुत अच्छा, लाश को बर्फ़ी पसंद है, एक अजीब सी हंसी में उसने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ जी। इसके बाद हम लोग भाग गए। अगले दिन मम्मी फिर कहती है, रघु अपने पापा से बोल दे कि सिम्मी बुआ के घर जाना है, आज हम वहीं रुकेंगे तो वो घर का ध्यान रखेंगे। सिम्मी बुआ हमारे पड़ोस में रहती थी। मुझे उनके यहाँ जाना पसंद था क्योंकि उनका बेटा राहुल मेरी उम्र का ही था और मैं उसके साथ बहुत खेलता था और मैं हमेशा उसके लिए ही गांव जाता था। लेकिन इस बार मैंने मम्मी से हाँ कर दिया। बुआ, मैं जाके जल्दी से सिम्मी बुआ के गले लग गया। अरे भाई, तुम लोग तो बहुत बड़े हो गए। राहुल कहाँ है बुआ? मैंने राहुल को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगा। वो तो बाहर वाले कमरे में सो रहा है, बुआ ने बाहर कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। अब कैसी है उसकी हालत? उसे लकवा मार गया था ना, अब उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ? मैंने उम्मीद से उनकी नज़र देखा और उनसे पूछा। नहीं बेटा, अभी तो इलाज चल ही रहा है, हताश होते हुए बुआ बोली। मैं राहुल के पास उसके बिस्तर पर जा बैठ गया और उससे बात करने लगा। बातों के नाम पर सिर्फ मैं ही कहता रहा और वो बेचारा सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तब तो सब कुछ ठीक था, पर उसकी दादी की मौत के बाद अचानक से उसकी हालत बिगड़ी और उसे लकवा मार गया। उसके दोनों पैर अंदर की ओर मुड़े हुए थे, मुंह भी टेढ़ा था और हाथ बाहर की ओर थे। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की कि शायद वो कुछ कहना चाहता था। तभी माँ ने मुझे किसी काम के लिए बुला लिया। हमने वहाँ अपना पूरा दिन बिताया और रात को सोने के लिए जाने लगे। मम्मी, मौसी, बुआ सब एक कमरे में सो गए, हम सब बच्चे दूसरे कमरे में। तभी मुझे बालकनी के पास से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई जानवर है जो खाने की चीज़ों को ख़राब कर रहा होगा। यही सोचते हुए मैं बालकनी की ओर गया। वहाँ पेड़ के पीछे से फरीदा का घर था, जहाँ की खिड़की से वो मुझे एकटक देखी जा रही थी। अचानक से उसने मेरी ओर देखकर काफ़ी कुटिल मुस्कान दी। मैं डर कर बालकनी के नीचे बैठ गया। फिर कुछ देर तक मैं वहीं बैठा रहा। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा डर सा लग रहा था। मुझे एकदम से अब अजीब सी खुशबू आने लगी, एक जानी पहचानी। ये क्या? ये तो कुछ जानी पहचानी खुशबू है, ये तो उनकी खुशबू है। अब मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। फिर भी हिम्मत करते हुए मैंने बालकनी में बने एक छेद से देखा और वही देखा जिसका मुझे डर था।
मेरी दादी और फरीदा एक टक मुझे देख रहे थे। कैसे? मेरी दादी तो मर चुकी थी ना। दादी के दोनों हाथों में वही बर्फ़ी थी जो हम आज सुबह ही फरीदा को देकर आए थे। अचानक से मेरे पैर भी अंदर की ओर मुड़ने लगे, मेरा मुंह टेढ़ा होने लगा और हाथ बाहर की ओर मुड़े और मैं बालकनी में ही बेहोश हो गया। अगले दिन मैंने सुबह खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। अरे रघु, क्या हो गया है तुझे? मेरी माँ लगातार रोए जा रही थी। डॉक्टर और पूरे घर वाले मेरे चारों ओर खड़े थे। मैंने फ़ौरन अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की और मैंने पाया कि मैं बिल्कुल ठीक था। मैं दौड़कर राहुल के पास पहुंचा। उसकी आंखों से गम और खुशी के आंसू दोनों एक साथ बह रहे थे। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ नहीं हो पाया। उसके चेहरे देखकर लग रहा था वो भी बस यही जानना चाहता है कि जो उसके साथ हुआ मैं उससे कैसे बच गया। कि तभी मेरा हाथ मेरी पैंट की बाईं जेब में गया, जिसमें वही बड़ा सा लाल सा हनुमान जी का ताबीज़ था जो मुझे मेरी माँ ने यहाँ आने से पहले पहनाया था और कहा था, मैंने सुना है गांव में कई बाहरी चीज़ होती है, इसीलिए इसे अपने से दूर कभी मत करना मेरे बच्चे। पर छोटा होने की वजह से मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया था। मुझे अब पता चल गया था कि यदि उस रात मेरी जेब में वो ताबीज़ नहीं होता तो आज मेरी स्थिति बिल्कुल राहुल के समान होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। होप आप इतना तो आराम से पूरा कर दोगे। और हाँ, अपनी कहानियों को मुझ तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर अगर आपको पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट है तब भी आप मुझसे बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा काम है एक बहुत ही अच्छी हॉरर कम्युनिटी को डेवलप करना। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।